नमस्कार। सिनेमा की दुनिया में आज हम उस अदाकार का जिक्र करेंगे जिसका नाम ही काफी है। जी हां, दिलीप कुमार। भारतीय सिनेमा का ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा में जो बुलंदी, जो रुतबा और जो मुकाम हासिल किया है, वो सिनेमा की दुनिया में कदम रखने वाले हर अभिनेता का सपना होता है। उनके अभिनय की छाप का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि आज भी अदाकारी में रुचि और कदम रखने वाले एक्टर्स उनकी अदाकारी की नकल करते हैं। तो आज का हमारा ये शो उसी महान अभिनेता को समर्पित है जिनकी फिल्में देख देख कर अदाकार अदाकारी सीखते हैं। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। जी आप तो तकल्लुफ करते हैं दिलीप साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। आज जब हम दिलीप कुमार पर बात कर रहे हैं तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि हम उनकी किन किन बातों का जिक्र करें। क्या हम उनकी कामयाब फिल्मों का जिक्र करें या उनके अभिनय की बात करें या उनकी शख्सियत पर बात की जाए। जिस अभिनेता की जिंदगी इतनी कामयाबी से भरी रही हो, उसे चंद लफ्जों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ उसे आसान करने के लिए हमने उनकी ऑटोबायोग्राफी का सहारा लिया है, द सब्सटेंस एंड द शैडो। ये ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपनी जिंदगी में 2014 में रिलीज की थी, जिसके पहले ही पन्ने पर यहाँ पर हमें एक शेर लिखा हुआ मिला। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। जी हाँ, ये फसाना है ही इतना बेमिसाल कि इसे कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म। तो चलिए फिर शुरुआत से ही शुरू करते हैं। दिलीप कुमार बिना किसी अतिशयोक्ति वर्तमान युग के एक महान व्यक्तित्व थे, बल्कि यूं कहें कि वो अपने आप में एक युग थे। जो न सिर्फ महान कलाकारों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा गए, बल्कि भारतीय सिनेमा में आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी अदाकारी का अनमोल खजाना छोड़ गए। दिलीप कुमार, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 40 के दशक में एक नौसिखिए के रूप में शुरुआत की और बहुत कम समय में स्टारडम के शिखर को छुआ। तुम क्यों नहीं कह देती कि मैं तुम्हारा कोई नहीं? जाइए, कैसी बातें करते हैं आप। अपने 60 वर्षों के लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने अपनी रचनात्मक योग्यता, दृढ़ निश्चय, मेहनत और अनोखे अंदाज से एक के बाद एक हिट फिल्में देकर दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। उनकी नकल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वास्तविक में तो एक ही है, द लेजेंड दिलीप कुमार। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। ये सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार को अदाकारी की दुनिया में लाने वाली देविका रानी थी, लेकिन दिलीप कुमार की उनसे मुलाकात कैसे हुई, इसे लेकर अलग अलग कहानियां मीडिया में आती रहीं, जिनमें यह भी कहा गया कि वो फिल्म की शूटिंग की जगह तलाश करने के लिए नैनीताल में गई हुई थी और वहां उनकी नजर दिलीप कुमार पर पड़ी। लेकिन इन सारी बातों को गलत बताते हुए दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में देविका रानी के साथ उनकी पहली मुलाकात का किस्सा कुछ यूं बयान किया है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। जब देविका रानी को पता चला कि यूसुफ खान काम की तलाश में हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको उर्दू आती है। यूसुफ साहब ने कहा हाँ, और फिर अचानक उन्होंने वो सवाल किया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई थी। उन्होंने पूछा कि क्या आप
एक्टर बनना पसंद करेंगे? इसके लिए आपको स्टूडियो से 1250 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। वो बताते हैं कि ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गए। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि आज के अभिनेता फिल्म में काम करने के करोड़ों रुपए लेते हैं। वहीं उस दौर में कलाकारों को मासिक वेतन मिला करता था। अशोक कुमार को भी उस समय 1000 रुपए प्रतिमाह मिला करते थे। यूसुफ खान के सामने 1250 प्रतिमाह के वेतन में काम करने का प्रस्ताव देविका रानी ने रखा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि राज कपूर को सिर्फ 170 रुपए प्रतिमाह मिला करते थे। और उसके बाद देविका रानी ने उनसे कहा कि यूसुफ खान नाम नहीं चलेगा। उन्होंने यूसुफ खान के सामने 3 नाम रखे, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। और आखिर में दिलीप कुमार पर मोहर लगी। यहाँ आपको बता दें कि दिलीप कुमार की उस वक्त उम्र थी 22 साल। करूं तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से डेब्यू किया था, लेकिन तब शायद किसी ने उन्हें पर्दे पर नोटिस नहीं किया। 3 साल बाद जब वो जुनून में नजर आए तो सिनेमा की दुनिया पर छा गए। ये उनकी पहली बॉक्स ऑफिस हिट थी। इसके बाद 1948 में आई मेला, 1949 में रिलीज अंदाज और 1951 में रिलीज दीदार ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। साल 1952 में रिलीज फिल्म दाग ने दिलीप कुमार को सुपरस्टार का दर्जा दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। अब कोई घर नया मेरे दिल कहीं और चल। दाग के बाद उन्हें सबसे बड़ी सफलता 1955 में देवदास ने दी। हालांकि उन्होंने अभिनय के लिए किसी स्कूल में प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिनय का एक ऐसा स्टाइल इजाद किया जिसे बाद में देश विदेश में मेथड एक्टिंग के नाम से जाना गया। यानी उस किरदार में पूरी तरह से डूबकर उसे निभाना, देखने वाले को किरदार नजर आए, अदाकार नहीं। और इसकी एक मिसाल हम उनकी फिल्म देवदास से दे सकते हैं। चंद्रमुखी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। नहीं, लोग नाटक करते हैं। ये फिल्म मशहूर उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर बनी हुई थी, जिसे देखकर खुद शरद चंद्र ने कहा था कि मैंने ऐसे ही देवदास की कल्पना की थी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। देवदास की ही तरह बहुत सी गंभीर भूमिकाएं उन्होंने निभाई, जिसके लिए उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। लेकिन इस खिताब का खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। जी हाँ, इन गंभीर और दर्द भरे रोल्स ने उनके दिमाग पर बहुत असर डाला, इस हद तक कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई। क्यों पारो की याद हर वक्त सताती है मुझे? क्यों मैं उसे नहीं भुला सकता? डॉक्टर निकोलस ने उनको बताया कि आप जो लगातार ऐसे अभागे और दुखी भरे किरदार अदा करते हैं, उसकी वजह से आप इन भूमिकाओं में इतने डूब जाते हैं कि काम से लौटने के बाद भी इन्हीं में जीते रहते हैं, और आपके लिए नकली और असली जिंदगी में तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं तेरे यहाँ आऊंगा, मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा। उन्होंने कहा कि इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि अलग अलग तरह की और अलग अलग मूड की फिल्में करो, थोड़ी मौज मस्ती करो और यार दोस्तों के साथ थोड़ा समय गुजारो।
जिसके बाद उन्होंने राम और श्याम, गंगा जमुना, लीडर जैसी फिल्में की, जिसमें उन्होंने गुदगुदाने वाले रोल्स किए। I'm really very sorry to hear that. तुम्हारी इस तरह घर छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई, यही मेरी समझ में नहीं आता। आप बात बात में इस तरह डांटते हैं, वो अच्छा नहीं है। राम। Right. आमतौर पर समझा जाता है कि एक अभिनेता को ज्यादा से ज्यादा फिल्में करनी चाहिए ताकि वो अपनी लगातार मौजूदगी स्क्रीन पर दर्ज करा सके, लेकिन दिलीप कुमार ने इस मिथ को तोड़ा। अपने 6 वर्षों के फिल्मी करियर में उन्होंने 63 फिल्में की। जी हाँ, इतनी कम फिल्में होने के बाद भी उनकी ज्यादातर फिल्में कामयाब रहीं और वो भारतीय सिनेमा के लेजेंड कलाकार कहलाए। उनके निधन पर अमिताभ बच्चन का कहना था कि वो सिनेमा की एक ऐसी संस्था थे कि जब कभी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो वो दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद ही लिखा जाएगा। अपने करियर में दिलीप साहब ने मुगल-ए-आजम से लेकर देवदास और दाग से लेकर सौदागर तक कई ऐसे किरदार निभाए जिनकी बराबरी आज भी कोई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्हें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इस कामयाबी का राज उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है। जब उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा सफल नहीं हुई थी, उसके बाद उन्होंने बहुत अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अभिनेता का काम मात्र अभिनय कर ही समाप्त नहीं हो जाता। फिल्म की गुणवत्ता और सुंदरता के लिए अभिनेता काफी कुछ कर सकता है। नया दौर, मधुमती और फिर आई मुगल-ए-आजम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो। ये फिल्म उनकी अदाकारी से भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए, और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उसके बाद गंगा जमुना, राम और श्याम और लीडर जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी। उस दिन चाय पे तुमने बड़ा अच्छा ड्रामा खेला हम लोगों के साथ। कौन से दिन? उस दिन वो अच्छा वो उस दिन चाय पे। हाँ, वो तो फिर ड्रामा ही होता है ना। और देखिए ये जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये भी तो एक तरह का ड्रामा ही है। भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी। अब हम दिलीप कुमार की जिंदगी के उस पहलू का जिक्र करेंगे जब उनका रिश्ता मधुबाला से रहा। ऐसा हो नहीं सकता कि बात दिलीप कुमार की हो और मधुबाला का नाम ना आए। ये अधूरी प्रेम कहानी अपने आप में बहुत खूबसूरत रही। दिलीप कुमार और मधुबाला ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया, जिसकी मिसाल हम भारतीय सिनेमा की तारीख में अपना नाम दर्ज करा चुकी फिल्म मुगल-ए-आजम से देना चाहेंगे। साहिब-ए-आलम, आफताब की रोशनी दुनिया की हर गोशे को रोशन करती है। खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की, ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। ये फिल्म कई मायनों में यादगार बन गई। फिल्म की कहानी से लेकर इसके किरदार और फिल्म के डायलॉग से लेकर इसके आलीशान सेट्स ने इसे मास्टरपीस बना दिया था। वहीं शहजादे सलीम के रोल में दिलीप कुमार और अनारकली के किरदार में मधुबाला की केमिस्ट्री भी इतिहास बन गई। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन ऑन स्क्रीन दिखने वाली इस केमिस्ट्री में तब अदाकारी थी, क्योंकि मुगल-ए-आजम के वक्त इन दोनों के रिश्ते इतने कड़वे हो चुके थे कि ये एक दूसरे को दुआ सलाम तक नहीं करते थे। दरअसल इन दोनों के रिश्तों में दरार मधुबाला के पिता की वजह से पड़ी थी, जिसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरजू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया।
ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है। जब मुझे मधु से उनके अब्बा के इरादों के बारे में पता चला तो मैंने उन दोनों को ये बात समझा दी कि अपने काम और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अलग अलग रखना मैं पसंद करता हूँ। हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा? यकीनन। अब हम बात करेंगे उनकी जिंदगी की हमसफर बनी सायरा बानू की। ये सभी जानते हैं कि शादी के वक्त दिलीप कुमार और सायरा बानू की उम्र में काफी फर्क था। यहाँ तक कि दिलीप कुमार उनके साथ फिल्म करने से भी हिचकिचाते थे। निर्देशकों द्वारा सुझाई गई ऐसी कई फिल्मों को वो टालते रहे। वहीं दूसरी तरफ सायरा थी जो लंदन में पढ़ाई के वक्त उनकी फिल्म आन देखकर उनकी दीवानी हो गई थी। उनकी ये दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि आखिरकार दिलीप कुमार साहब ने उन्हें अपना हमसफर बनाने का फैसला किया। इन दोनों का रिश्ता दुनिया के सामने है और एक मिसाल है। दिलीप साहब की 100वीं जयंती पर हमने उनसे खास बातचीत की है। ये अपने आप में ही कितना खास और खूबसूरत हो कि दिलीप साहब का 100वां जन्मदिन हो और सायरा बानो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ जाए। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। अपने जमाने की बेहद दिग्गज अभिनेत्री और खूबसूरत अदाकारा रही सायरा बानो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ये ख्यालात हमसे शेयर करने के लिए। दिलीप साहब का जन्मदिन वाकई दुनिया भर में उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत ही खास मौका है। सायरा जी, दिलीप कुमार साहब का 100वां जन्मदिन है जो पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के लिए बेहद खास मौका है। आप उनको इस मौके पर किस तरह से याद कर रही हैं? मैं तो यूं कहूंगी सायमा कि दिलीप साहब जो हैं वो अल्लाह के फजल से मेरे लिए तो अभी हैं। यू नो, लोग समझेंगे ये क्या बात करती है, बट ही इज वेरी मच देयर फॉर मी एंड दिस इज हाउ आई एम सर्वाइविंग। यू नो, दिस इज हाउ आई एम सर्वाइविंग, that I think that he is just asleep near me or he's sitting next to me. Even sometimes I feel that he's holding my hand. I'm not out of my mind, but these are the kind of feelings that I nurture, you know, जो मैं nurture करती हूँ अपने लिए. That is the only way I can carry on with life. मुझे यूँ नहीं लगता कि वो मेरे से दूर चले गए। मुझे लगता है कि वो कहीं पर्दा कर लिया उन्होंने हम लोगों से, हमसे, हमारे यूसुफ साहब के फैंस से, अपने लव्ड वंस से। बिकॉज इफ आई डोंट थिंक लाइक दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एग्जिस्ट। यू सी सायमा। सायरा जी, आप खुद एक दिग्गज अभिनेत्री रही हैं और दिलीप साहब को फिल्म इंडस्ट्री में जो मकाम, जो रुतबा और जो मोहब्बत हासिल हुई है वो आज तक किसी को हासिल नहीं हुई है। चाहत के इस समंदर की आप क्या वजह समझते हैं? थ्रू द अनपैरेलल्ड जो बॉडी ऑफ वर्क रहा है दिलीप साहब का, ही हैज लेफ्ट बिहाइंड एज अ प्रेशियस लेगेसी जो है वो हम सबके लिए छोड़ गए हैं। वो लिविंग लेजेंड हैं हमेशा के लिए। और जो पावर उनकी एक्टिंग का रहा है और उनका करिश्मा वो एजलेस है, यानी कि डिफाइज टाइम, डिफाइज टाइम। उनसे पहले जो है, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ बिकॉज ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरा कहना मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनके आने से पहले यूं था कि जैसे हमारी एक्टिंग सबकी जो होती थी, जो हम देख पाए हैं पुरानी चीजें, पुराने फिल्म्स, पुरानी एक्टिंग, वो बहुत थिएट्रिकल होती थी, बहुत थिएट्रिकल होती थी। और उन्होंने सब चीजों को डिफाई किया दिलीप साहब ने। जो ट्रेंड था उस जमाने का वो डिफाई किया और उन्होंने अपना मेथड जो है, अपना मेथड बनाया ऑफ एक्टिंग। और ये मेथड एक्टिंग जो दिलीप साहब की थी, ये आपको पता है कि मार्लन ब्रांडो से पहले भी आई है। यानी कि मार्लन ब्रांडो बाद में उनकी मेथड एक्टिंग बिकेम फेमस इन हॉलीवुड एंड अमेरिका एंड द होल वर्ल्ड। दिलीप साहब वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग नेचुरल एक्टिंग टू सिनेमा। जी सायरा जी, पूरी दुनिया ने दिलीप साहब को एक बेमिसाल एक्टर के तौर पर देखा है, लेकिन आप उनकी हमसफर रही हैं, बहुत लंबा आपका उनके साथ साथ रहा है।
तो एक जितनी ज़्यादा करीब से आपने उनकी शख्सियत को जाना है, शायद ही किसी ने जाना हो, तो एक इंसान के तौर पर आप उनकी शख्सियत को किस तरह से कहेंगी? दिलीप साहब was a wonderful human being, a wonderful human being. और ग्रेट एक्टर्स जो है, ग्रेट सक्सेसफुल एक्टर्स वो आएंगे और जाएंगे. नेचुरली वी हैव सो मेनी गुड स्टार्स, सो मेनी पॉपुलर स्टार्स. एक लश्कर होता है फैंस का स्टार्स के पीछे, आज भी है. लेकिन दिलीप साहब जैसा ह्यूमैनिटेरियन इंसान और दिलीप साहब जैसा सुपर्ब काम करने वाला इंसान पूरे गरीबों के लिए, नीडी के लिए, ऐसा मैंने देखा नहीं. क्योंकि ही स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, यू नो. ही स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल व्हेन ही वाज हार्डली इन हिज 20s, 22, 23. और पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया है फॉर द ब्लाइंड. ही वाज एसोसिएटेड विद नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड. देन जब वो राज्यसभा से अटैच हुए तो सारे फंड्स जो हैं सोशियो सिविक बॉडीज को देना, हॉस्पिटल्स को देना, फिजिकली हैंडीकैप जो हैं, फिजिकली हैंडीकैप पीपल को हेल्प करना, वॉर विडोज को हेल्प करना. जा के हमारे जो डिफेंस लाइंस हैं वहां जाके जवान्स को एंटरटेन करना, उनके साथ रहना. I mean, you know, he did all this and he had a very good circle of his own in films. कुछ सीनियर्स ऐसे थे जो उनके साथ बड़ी मदद करते थे इन कामों में. और पूरी इंडस्ट्री के लिए दिलीप साहब फंड्स इकट्ठे करते थे गरीबों के लिए. पूरी इंडस्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्री से ट्रक्स में घूम घूम के पैसे इकट्ठे करना, शोज करना, और कभी भी अपना नाम नहीं देते थे उन शोज को. सारा जी, दिलीप साहब और आपका रिश्ता एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है. काफी लंबा आप दोनों का साथ रहा. ये जो इतना लंबा साथ रहा, उसकी बॉन्डिंग के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे. वो कौन सी ऐसी बॉन्डिंग थी जिसने आपको बांधे रखा? Being a husband, he was so understanding कि आजकल जैसे है मैरिजेस जो हैं जो लास्ट नहीं करती. I think the only reason is कि husband and wife they don't have enough patience, probably. Patience. हम दोनों में patience रहा है, you know, for our marriage to go on for 56 years, to have a better understanding of each other. तो ये patience जो है ये बड़ा जरूरी है एक कामयाब मैरिज के अंदर. सारा जी, आपने दिलीप साहब के साथ एक लंबा वक्त गुजारा है, इसलिए ये सवाल हम आप ही से करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि अगर दिलीप साहब एक एक्टर न होते तो वो क्या होते, यानी कि वो कौन सा प्रोफेशन चुनते? He was a great sportsman also, great sportsman. जी. And he would play for his college in cricket and football. और अगर वो एक्टर नहीं होते तो वो कहते हैं वो स्पोर्ट्समैन होते. और जहाँ जहाँ एक्टिंग के लिए जाते थे, आउटडोर शूटिंग के लिए, सबसे पहले जो है बैडमिंटन नेट लग जाती थी खेल के लिए. और पूरा टीम जो है हमारा, पूरा जो यूनिट होता था, they would be put onto sports, walking and playing badminton and football. It was such a lovely atmosphere. जी मैम. सारा जी, दिलीप साहब की शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लिटरेचर का बहुत ज्यादा शौक था और आपके घर में हम कह सकते हैं ये कहा जाता है कि किताबें ज्यादा भरी हुई हैं और आप भी अदब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं. तो आखिर में मैं आपसे एक शेर कहने की गुजारिश करूंगी जो आप दिलीप साहब को डेडिकेट करना चाहेंगी. सोते हुए, you know, he had marvelous hair, माशाल्लाह. And जब सोते हुए उनको जगाती थी तो उनके पेशानी पे बाल गिरे हुए इस तरह से होते थे खूबसूरती से. तो I would remember to say, उठ अपनी जुम्बिश मिज़गा से ताज़ा कर दे हयात, कि रुका रुका कदम है कायनात साकी. यानी कि सारी दुनिया थम गई है मेरे महबूब, कि तुम जो सो गए हो तो पूरी मेरी दुनिया थम गई है, कोई हरकत ही नहीं है. तुम थोड़ी सी हरकत अपनी आईब्रो की, अपनी फॉरहेड की, अपने फेस की कर दो तो दुनिया जो है फिर से जो है वो ताज़ा हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी.
Isn't that beautiful? मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ये ख्यालात हमसे शेयर करने के लिए। दिलीप साहब का जन्मदिन वाकई दुनिया भर में उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत ही ख़ास मौका है और आपका ये जो पैगाम है उसने इसे और भी ख़ास बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलीप कुमार साहब वो अदाकार और वो व्यक्तित्व हैं कि जिन पर जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।